हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेट 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की सीडीपी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। आपको भी क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में देने हैं। इससे आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा और लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं अपने मार्क्स कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? विच थ्योरी प्रपोजेज द 4 मेजर स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? फर्स्ट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सेकेंड, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तीसरा है कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और चौथा है वेंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें आपने देखा होगा इसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक की है। ठीक है। इसके बाद है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह है आपकी 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह है आपकी 7 से 11। और उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी एज है 11 से 15 या इससे आगे। तो 4 अवस्थाओं में इसने इसको डिवाइड किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और उसके बाद था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और तीसरा था स्कैफोल्डिंग यानी पहाड़ या मचान। तो ये चीज़ें आपके अगले एग्जाम में आ सकती हैं कि ZPD किसने दिया था, MKO किसने दिया था, स्कैफोल्डिंग किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये संबंधित हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित। अगला यहाँ पे वैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या हम इसको कह सकते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके 3 लेवल हैं और 6 चरण हैं। ठीक है। पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, दूसरा है कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, और तीसरा है उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं एल्बर्ट वेंडूरा, इनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सीखने का सिद्धांत, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। यानी जो बच्चा ऑब्जर्व करेगा, जो बच्चा देखेगा, उसी को सीखेगा। इन्होंने जो प्रयोग किया था, एक छोटी सी लड़की और गुड़िया, उसकी एक गुड़िया थी या डॉल थी, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। उसमें जैसे इन्होंने अगर लड़की को इन्होंने पहले प्यार वाली मूवी दिखाई, तो वो जो बच्ची होती है वो गुड़िया के साथ प्यार करती है, और दूसरी बार जब ये उसको हिंसात्मक मूवी दिखाते हैं या जो जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है उसको दिखाते हैं, तो दूसरी मूवी को देखने के बाद वो लड़की गुड़िया को तोड़ देती है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक सीखने का सिद्धांत। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? इनमें से कौन सी गतिविधि है जो स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एसोसिएटेड विद स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस से मतलब होता है जगह या स्थान के बारे में जो क्या रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। यानी जैसे एक जगह पे अगर आपको भवन निर्माण करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस पर क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस बुद्धि से संबंधित कौन सी एक्टिविटी है? तो मौखिक अनुनय, वर्बल परसुएशन, तो ये इससे संबंधित नहीं होगा, ये बोलने से संबंधित है। दूसरा, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना हो सकता है। तीसरा, परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण करना। चौथा,
भाप लेना कि कब विनम्र होना है। तो ये तो अकॉर्डिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए आप एक खिलौना है, खिलौने के आपने अलग अलग पार्ट्स करके रख दिए और बच्चे ने उसको अलग अलग पार्ट्स को सही जगह पे फिट करके जोड़ दिया। तो ये होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? विच मोटिवेशनल टेक्निक विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स? जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए कौन सा मोटिवेशन अधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार एवं प्रशंसा, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी निंदा, ऑप्शन नंबर डी चुनौती। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, दंड तो आपको किसी भी बच्चे को नहीं देना है, निंदा भी, कंडेमनेशन भी किसी बच्चे की नहीं करनी है। चुनौती, देखिए बालक कैसा है, मंदबुद्धि है, तो इसलिए उसको हम चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। अगर बालक प्रतिभाशाली होता तो हम उसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चा है मंदबुद्धि, इसलिए इसको चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार एवं प्रशंसा। जब हम किसी मंदबुद्धि बालक को प्रेरित करते हैं यानी उसको प्रोत्साहित करते हैं तो उससे वो उसकी जो पढ़ने के प्रति जो उसकी क्या होती है, रुचि होती है, वो बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे आप हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो हिंदी में से थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसको आप एक बार देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, यानी उस टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं वो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सारे बालक आते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो दिव्यांग हो या मानसिक रूप से मंद हो। तो यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर गलत भी लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि गिफ्टेड चाइल्ड की क्या विशेषता नहीं है। पहला, वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो सीखते हैं, जो उनकी आयु के बच्चे होते हैं उनसे वो तेज सीखते हैं। उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। ये भी होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होगा, जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा, वो पढ़ने में जो उसके साथ वाले बच्चे होंगे उनसे अधिक तेज होगा। अगला है, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसके जो सामान्य उपलब्धि के मानक है उनसे ऊपर ही वो रहते हैं। लास्ट है, वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में अधिक अभिप्रेरित रहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग स्किल्स? पहला, शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। तो सहायता और सुगमता भी शिक्षण कौशल प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो कक्षा शिक्षण का जो व्यवहार होता है उसकी सभी इकाइयों से संबंधित नहीं होता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो शिक्षण कौशल होते हैं उससे हम जो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षण कौशलों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो शिक्षण कौशल जो शिक्षण व्यवहार है उससे उसकी सभी इकाइयों से संबंधित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? इनमें से कौन सा कथन शिक्षण प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? Which of the following statements does not define the nature of teaching exactly? तो यहाँ पे टीचिंग का आपको नेचर बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण एक अंतः क्रिया है, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, तो बिल्कुल सही है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, ये भी सही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है, तो शिक्षण तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? Which of the following statements clearly defines learning? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। तो अधिगम एक प्रक्रिया भी है, क्योंकि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद ही हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो ये भी सही है, क्योंकि जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो अधिगम की परिभाषा ही यही होती है कि अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसकी क्या हैं? विशेषताएं हैं या फिर परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? इनमें से शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, चौथा है अन्वेषण विधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार विधि शिक्षण की विधि नहीं है। साक्षात्कार विधि से हम क्या कर सकते हैं? डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिखा नहीं सकते हैं। किसी के बारे में हम इससे क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्नोत्तर देखो एक सीखने की बहुत अच्छी विधि है। इससे क्या होता है? एक तो क्लास नीरस नहीं होती है। जब आप बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे पढ़ाते टाइम, तो बच्चे क्या रहेंगे? अटेंटिव रहेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण की एक विधि है। दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के अंतर्गत क्या होता है? एक समस्या बच्चों के सामने रखी जाती है और बच्चों को उस पे जो है मंथन करने के लिए कहा जाता है कि आप इसके बारे में सोचिए कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो ये भी एक शिक्षण विधि है। और अन्वेषण विधि यानी खोज विधि या डिस्कवरी लर्निंग। तो इस डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे स्वयं ही एक्टिविटी करके क्रियाकलाप करके समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एक विधि नहीं है, शिक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? इनमें से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा सरल से जटिल की ओर, चौथा पूर्ण से अंश की ओर। तो पहला बिल्कुल सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी सही है। तीसरा है सरल से जटिल की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये सारी विधियां बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है मूर्त चीज़ें। जैसे पहले आपको मूर्त चीज़ों के बारे में बताया। जैसे आपको मान लीजिए बच्चों को 1 से 9 तक गिनती सिखानी है, तो बच्चों को अगर आपने 1 सिखाना है तो आप उसको पहले मूर्त रूप में, यानी आप उसको एक पेन दिखा सकते हैं, एक व्यक्ति दिखा सकते हैं, एक आप उसको कंचा दिखा सकते हैं। तो ये क्या है? ज्ञात है। ये चीज़ें हमें क्या है? ज्ञात है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो जब हमने उसको एक पेन दिखाया तो हम उसके आगे लिख सकते हैं एक,
जो क्या होगा, अमूर्त यानी अज्ञात होगा। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है, स्थूल यानी बड़ी चीज। मान लीजिए इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप एक बच्चे को पहले, जैसे आपने पेड़ दिखाया, ठीक है, आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चे को आप पहले क्या दिखाएंगे, पेड़। फिर आप पेड़ के पार्ट्स दिखाएंगे कि ये इसकी पत्ती है, ये इसका तना है, ये इसकी जड़ है, ऐसे करके आप उसको बता सकते हैं। तो ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सरल से जटिल की ओर, ये आपको पता ही है, पहले बच्चों को इजी चीज़ें बताएंगे। जैसे पहले हमने बच्चों को बताया, पहले हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, फिर उसके बाद जोड़ घटाना, धीरे धीरे करके क्या होता है, चीज़ें जटिल होती चलती हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर ये सेम स्थूल और सूक्ष्म की तरह ही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पर्सनैलिटी। पहला, दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा, पर्यावरणीय कारक। चौथा, प्रयोगात्मक कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो उसको दैहिक यानी जो फिजिकल और हेरिडिटी वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ये आपको पता होगा। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित करते हैं। तीसरा, पर्यावरण, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है, ये भी उसको प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर अ टीचर बिकॉज इट। पहला, नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। तीसरा, मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की मदद करता है। चौथा, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्त शैक्षिक समस्याएं, जितनी भी शैक्षिक समस्याएं होंगी उसको सफलतापूर्वक सॉल्व करने में ये क्या करता है, सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला, दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ चलती हैं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि क्या होती है, प्राकृतिक होती है। वृद्धि जो है उसकी प्राकृतिक होती है, जबकि जो उसका डेवलपमेंट होता है उस पर प्रकृति के साथ साथ जो बाह्य कारक होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है, अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति करती है। दूसरा है, विरासत और परिवेश का योगदान बराबर होता है। तीसरा है, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। चौथा है, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बी वाला जो ऑप्शन है, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? मान लीजिए कि उसकी जो विरासत थी वो अच्छी थी, लेकिन उसको परिवेश अच्छा नहीं मिला तो उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर मान लीजिए उसकी विरासत उतनी अच्छी नहीं है, यानी उसकी जो हेरिडिटी है, उसकी जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता से जो उसको
चीज़ें मिली हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको हम अच्छा इन्वायरमेंट देके उसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को भी दबा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? तो ये क्वेश्चन शुरू में भी आया था, तो इसको आप वहाँ से भी गेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है डेविड आसुबेल, चौथा है हिल्डा ताबा। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी किसकी, संज्ञानात्मक विकास की। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, उसके बाद था 11 से 15 और इसको जानते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा प्रयोग था जिसको एक बच्ची और उसकी डॉल पर किया गया था, बताया था शुरू में। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया था कि अगर उसको प्यार वाली मूवी दिखाई गई, एक बच्चे को प्यार वाली मूवी दिखाई गई तो वो गुड़िया को क्या करती है, प्यार करती है। और अगर उसको हिंसात्मक मूवी दिखाई गई तो बच्चे को गुड़िया को क्या करती है, मार देती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्बर्ट बंडूरा और उसके साथी। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? इनमें से कौन सा उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? देखिए मैंने ये भी आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में आया था कि कोलबर्ग, वहाँ पे मैंने समझाया था कि कोलबर्ग की जो है 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेजेस हैं या 3 लेवल हैं और उसके 6 क्या हैं, चरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलबर्ग के 3 चरण मैंने बताए थे। प्री कन्वेंशनल एक मैंने बताया था, दूसरा मैंने बताया था कन्वेंशनल, तीसरा मैंने बताया था पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं। एक छात्र गणित के प्रश्न हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। अ स्टूडेंट वाज सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड गॉट पजल्ड विद वन। आफ्टर डिवोटिंग सम टाइम इन थिंकिंग about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It is learning through. तो यहाँ पे एक थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? इनसाइट थ्योरी। और इसको दिया था कोहलर ने। एक है कोलबर्ग और एक है कोहलर। तो ये कोहलर ने दी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसाइट थ्योरी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पहली थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने। इसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दूसरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको दिया है पावलोव ने। इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने किया था कबूतर और चूहे पे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स अमोंग लर्नर्स में बी एट्रीब्यूटेड टू। पहला, विद्यार्थी के सामाजिकरण की प्रक्रिया। दूसरा, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। तीसरा, परिवार का आर्थिक स्तर। चौथा, बालक का पालन पोषण। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां, कि विद्यार्थी उस टॉपिक के बारे में किस तरीके से सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ। पहला है संतुलित, एकीकृत और समन्वित विकास। तो अगर अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा तो ये उसमें ज़रूर होगा। दूसरा है वास्तविक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। अगर अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा तो उसमें जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने की क्या होगी? क्षमता होगी। तीसरा है सेखी बघारना। सेखी बघारना यानी डींग हाँकना, बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलना। और चौथा है नियमित दिनचर्या। तो इसमें 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ें तो क्या होंगी? मानसिक स्वास्थ्य में होंगी, जबकि जो डींग हाँकना है, बोस्टिंग है, वो इसमें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला व्याख्या निर्देशन, दूसरा भूमिका अभिनय, तीसरा चर्चा सत्र, चौथा खोज अधिगम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, खोज अधिगम। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल खोज अधिगम से ही डेवलप होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ फोस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज ए, विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। नंबर ए, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड। दूसरा, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं। तीसरा, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। चौथा है सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो समस्या समाधान जो योग्यता है वो डेवलप तभी हो सकती है जब उसमें क्या होगी? रीजनिंग एबिलिटी होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कैरिकुलम मीन्स, पाठ्यक्रम क्या होता है? तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, शैक्षिक क्रियाएं भी और गैर शैक्षिक क्रियाएं भी, यानी जो पाठन संबंधी क्रियाएं हैं और जो खेल कूद हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या जो अन्य डिबेट्स हैं, डिबेट हो गई, साक्षात्कार हो गया, ये सारी चीज़ें, या प्रार्थना सभा हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पाठ्यक्रम में आती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। अगला क्वेश्चन है NIVH संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिबाधितों से, बी, अस्थिबाधितों से, सी, श्रवणबाधितों से, डी, मानसिक बाधितों से। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, विजुअली हैंडीकैप्ड। तो यहाँ से आप इसको इंग्लिश से मैच कर सकते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। ये भी एग्जाम में आ सकता है। पूर्व भाषाई बधिरता होती है, प्रीलिंगुअल डीफनेस अकर्स। पूर्व भाषाई बधिरता हो सकती है, ये कैसे हो सकती है? तो ये कैसे होगी? भाषा अर्जन करने से पूर्व, भाषा अर्जन करने के उपरांत, जन्म से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कैसे हो सकती है? ये भाषा अर्जन करने से पहले हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधितों के लिए कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? विच स्पेस क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड? तो इस पे तो आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखिए वृत्ताकार, अगर आप गोल उसमें लगाएंगे तो आपका मुंह तो आगे को है, तो जो आधे लोग होंगे वो तो आपकी वॉइस क्लियर सुनेंगे, लेकिन जो आपके पीछे होंगे वो थोड़ा सा कम सुनेंगे। अर्धवृत्ताकार, फिर आयताकार, फिर वर्गाकार। आयताकार और वर्गाकार इन दोनों में भी सेम होगा, जबकि जो अर्धवृत्ताकार हैं तो उसमें क्या होगा? सारे बच्चे आपकी वॉइस को क्लियर सुन पाएंगे। नेक्स्ट है कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है?
विच इज़ नॉट अ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन। तो यहाँ पे जो है मानसिक मंद बालक की विशेषता बतानी है। धीमी गति से सीखना, ये इसकी विशेषता है। शीघ्र भूलना, जल्दी भूलना, ये भी है। अनुकरण से सीखना, अनुकरण से सीखता है। और नंबर डी, सामान्यीकरण की क्षमता। तो उस बच्चे में सामान्यीकरण की क्षमता नहीं होती है, यानी जो उसने सीखा है उस ज्ञान को वो व्यवहार में नहीं ला पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। एम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इज। पहला सामाजिक एकीकरण, दूसरा सामाजिक मान्यता। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सोशल रिकॉग्निशन उसको मिलनी चाहिए और उसका इंटीग्रेशन, एकीकरण उसका होना चाहिए या समावेशन उसका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। अ चाइल्ड टेल्स मेनी टाइटल्स ऑफ अ स्टोरी, ही हैज़ द एबिलिटी ऑफ। तो एक बच्चा जो है एक कहानी के बहुत सारे शीर्षक बताता है, इसका मतलब उसके दिमाग में क्या हो रहा है, थिंकिंग चल रही है, वो कुछ सोच रहा है, तो उसके दिमाग में विचारों का प्रभाव हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डिस्फेजिया इज। डिस्फेजिया क्या है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। पहला है इनएबिलिटी टू राइट, यानी लेखन समस्या। तो लेखन समस्या आपको पता होगा डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। पठन में समस्या, तो जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तीसरा है गणना से संबंधित समस्या, तो इसको हम कहते हैं डिसकैल्कुलिया। और चौथा है भाषाई असामान्यता, तो ये आपकी हो जाएगी डिस्फेजिया, यानी बोलने की समस्या या भाषाई समस्या। लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच डज नॉट इंक्लूड। तो कॉग्निशन में कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं? देखो, जो संज्ञान है उसमें क्या होती है, सारी मानसिक क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, सोचना एक क्या है, मानसिक क्रिया है। अंडरस्टैंड करना, समझना भी क्या है, एक मानसिक क्रिया है। बोस्ट करना, डींग हाँकना। और चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, ये तीनों क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं। जबकि सेखी बघारना यानी डींग हाँकना, ये क्या है, मानसिक क्रिया नहीं है। तो ये था 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर और इसके सीडीपी के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर कर देना। और बाकी जो मैं अगली वीडियो है वो जल्दी से आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।